हाल ही में बीजिंग में एक बहुत बड़ा सैन्य प्रदर्शन हुआ। अब सतह पर देखें तो ये हथियारों की नुमाइश लगती है, पर क्या ये सिर्फ इतना ही था? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। या ये दुनिया में जो शक्ति संतुलन बदल रहा है उसका कोई गहरा संकेत है, जिसकी गूंज शायद पूरी दुनिया सुन रही है? बिल्कुल। वो प्रदर्शन सिर्फ हथियारों का जखीरा दिखाना नहीं था। उसके पीछे इतिहास है, रणनीति है और हाँ, भविष्य की तकनीक की भी एक कहानी छिपी है। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा खोलेंगे, समझेंगे कि इस सैन्य शक्ति प्रदर्शन का असली मतलब क्या था। हाँ, और ये भी कि चीन की जो तकनीकी और औद्योगिक ताकत है, वो कैसे युद्ध के पुराने समीकरण बदल रही है। और इसका असर अमेरिका की रणनीति पर क्या पड़ रहा है या पड़ सकता है। जी। तो अगर आप वैश्विक राजनीति और रणनीति की ऐसी ही गहरी समझ चाहते हैं तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस परेड के टाइमिंग की और इसके नाम की। इसका एक खास ऐतिहासिक मतलब था, है ना, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका जो आधिकारिक नाम था वो काफी लंबा था। कुछ जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जनता के प्रतिरोध युद्ध और विश्व फांसीवाद विरोधी युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ, ऐसा कुछ। ओहो, काफी लंबा। हाँ, मतलब मूल रूप से ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर चीन की जीत का जश्न था। और ये याद रखना जरूरी है कि चीन के लिए ये लड़ाई 1937 में ही शुरू हो गई थी। अमेरिका के शामिल होने से भी पहले। जी, काफी पहले। और इसमें चीन ने करोड़ों जानें गंवाई। ये उनके लिए सिर्फ इतिहास नहीं है, एक तरह से जीती जागती याद है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में या नेताओं के बयानों में ये पहलू उतना उभर कर नहीं आता। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी ज्यादातर यूरोप या अमेरिका के नजरिए से ही सुनाई जाती है। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह तो शीत युद्ध की राजनीति है। जब जापान अमेरिका का एक खास सहयोगी बन गया, अच्छा। तो इसके चलते चीन का जो बहुत बड़ा योगदान था, जिसने जापान की ज्यादातर थल सेना को उलझाए रखा, उसको पश्चिमी इतिहास में कहीं ना कहीं कम करके आंका गया। और ये आज भी दिखता है। हाँ, कभी कभी दिखता है। जैसे यूरोप के कुछ नेताओं के बयानों में सोवियत संघ के योगदान को कम बताना, जबकि सच तो यह है कि नाजी जर्मनी को हराने में सबसे बड़ा मिलिट्री योगदान तो उन्हीं का था। और अमेरिका में भी शायद ऐसी कोशिशें हुई हैं। मुझे याद है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कोई ट्वीट था। हाँ, वो ट्वीट था जिसमें उन्होंने चीन के योगदान को लगभग नकारते हुए अमेरिकी मदद पर ही सारा जोर दिया था। जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े तो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। चीन के करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, कुछ अनुमान तो 3.5 करोड़ तक जाते हैं। सोवियत संघ के 2 करोड़ 70 लाख और अमेरिका के करीब 4 लाख सैनिक। बाप रे, ये अंतर तो बहुत बड़ा है। जी, ये आंकड़े बताते हैं कि युद्ध का असली बोझ किसने उठाया। तो इतिहास की ये समझ जरूरी है ताकि उसे आज के एजेंडे के हिसाब से बदला ना जा सके। परेड का ये ऐतिहासिक संदर्भ चीन के लिए बहुत मायने रखता है। अमकता और अमेरिका के लिए सीधी चुनौती की तरह पेश किया गया। क्या ये सही तस्वीर है? देखिए, ये तस्वीर पूरी नहीं है, अधूरी है। चीन का तर्क ये है कि उसकी जो सैन्य तैयारी है वो काफी हद तक अमेरिका की कंटेनमेंट यानी घेराव की नीति की प्रतिक्रिया है। जैसे अमेरिका चीन के आसपास अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज भेज रहा है, तो चीन के नजरिए से देखें तो ये परेड आक्रामकता नहीं बल्कि निवारण यानी डेटरेंस का प्रदर्शन था, अपनी रक्षा क्षमता दिखाने का। यहाँ शायद चीनी सैन्य सोच की भी कोई भूमिका है। हाँ बिल्कुल। चीन का जो पारंपरिक सैन्य दर्शन है वो सन त्सू के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका निचोड़ है बिना लड़े दुश्मन को वश में करना। यानी युद्ध जीतना जरूरी नहीं, युद्ध को होने ही ना देना। सही। युद्ध टालना पहला लक्ष्य है। मजे की बात यह है कि यही सिद्धांत वेस्ट पॉइंट जैसी अमेरिकी मिलिट्री अकादमियों में भी पढ़ाया जाता है, पर शायद वहां जोर जीतने की रणनीतियों पर ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से परेड का मकसद डराना नहीं बल्कि ताकत दिखाकर शांति पक्की करना था। एक तरह से कहना कि हमसे लड़ने की कोशिश मत करना। हाँ, कुछ हद तक यही कहा जा सकता है। ये एक साफ संकेत था कि चीन के पास अब वो ताकत है कि वो किसी भी हमले का, खासकर अपने इलाके के पास, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और क्या अमेरिकी रणनीतिकार इस हकीकत को समझते हैं? क्या उन्हें अंदाजा है कि चीन से अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है? देखिए, पेंटागन में जो वॉर गेम सिमुलेशंस होते हैं, यानी युद्ध का अभ्यास, उनके नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि इन सिमुलेशंस में अमेरिका को भारी नुकसान उठाते दिखाया गया है। अच्छा, किस तरह का नुकसान, क्या पता चला उन सिमुलेशन से? रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ही दिनों में अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाता है, हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात, उनके जो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े हैं, हाँ, जो उनकी ताकत माने जाते हैं, जी, वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं। और ये सब होता है बिना अमेरिका का कोई खास रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए। सोचने वाली बात है।
क्योंकि अमेरिका को ये लड़ाई चीन के घर के पास हजारों मील दूर जाके लड़नी होगी। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स का भी बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी अमेरिका में कुछ ग्रुप्स चीन से टकराव की बातें क्यों करते रहते हैं? हाँ, ये होता है। कुछ थिंक टैंक हैं, मीडिया है, डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जो ऐसी बातें उठाते रहते हैं। लेकिन चीन की सैन्य क्षमता में जो उछाल आया है और जो इस परेड में भी दिखा, उसके बाद शायद अब सबसे कट्टर समर्थक भी मानने लगे हैं कि चीन से पारंपरिक युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन है। सबूत इतने ज्यादा हैं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। ये विश्लेषण तो काफी गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपको वैश्विक मामलों की ऐसी ही गहरी पड़ताल और विश्लेषण पसंद आ रहा है तो जियो हिंद को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता की बात की। इस परेड ने खास तौर पर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के मोर्चे पर क्या दिखाया? ये परेड सिर्फ सैनिकों की परेड नहीं थी, ये चीन की टेक्नोलॉजी की छलांग का भी शोकेस था। देखिए, अमेरिका की पारंपरिक ताकत, उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ बहुत हाईटेक लेकिन महंगी मिसाइलों पर टिकी है। ये ताकत इराक जैसे अपेक्षाकृत कमजोर देशों के खिलाफ तो चली, लेकिन 21वीं सदी की बड़ी ताकतों के सामने इसकी सीमाएं हैं। और आजकल युद्ध का तरीका भी तो बदल रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध से क्या सबक मिले हैं? यूक्रेन ने साफ दिखा दिया है कि आज का युद्ध ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सटीक मिसाइलों का खेल है। और इसमें अब हथियारों की क्वालिटी के साथ साथ उनकी क्वांटिटी यानी संख्या भी बहुत जरूरी हो गई है। मतलब ये कि कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइल अगर आप बहुत बड़ी संख्या में बना सकते हैं तो वो शायद कुछ गिने चुने बेहद महंगे सुपर हथियारों से ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। और चीन इस नए तरह के युद्ध के लिए कितना तैयार दिखा इस परेड में? परेड में जो हथियार और सिस्टम दिखाए गए उनमें से करीब 80% पहली बार दुनिया के सामने रखे गए थे। 80%? हाँ, इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, एंटी शिप भी, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक भी, कई तरह के ऐसे ड्रोन थे जो पहले नहीं देखे गए थे। और सबसे अहम, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, जैसे कि जैमिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन तकनीक, मिसाइल इंटरसेप्टर, यहां तक कि लेजर और माइक्रोवेव हथियार भी जो ड्रोन के झुंड को बेकार कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये तकनीकें चीन में ऑपरेशनल बताई जा रही हैं, मतलब तैनाती के लिए तैयार, जबकि पश्चिम में इनमें से कई शायद अभी लैब में ही है। हाँ, ज्यादातर अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। एक आरोप अक्सर लगता है कि चीन टेक्नोलॉजी चोरी करता है या नकल करता है। इस परेड में जो टेक्नोलॉजी दिखी उसके आधार पर यह तर्क कितना मजबूत लगता है? देखिए, ये तर्क अब बहुत कमजोर पड़ रहा है। चीन अब सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, कई मामलों में वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो अमेरिका के पास भी नहीं है या उतनी मैच्योर नहीं है। जैसे कुछ खास तरह के यूएवीज, पानी के नीचे चलने वाले अनमैन्ड व्हीकल यानी यूयूवीज या रोबोटिक ग्राउंड हथियार। अब सवाल यह है कि चीन वो तकनीक कैसे चुरा सकता है जो अभी बनी ही नहीं है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में चीन शायद एक पूरी पीढ़ी आगे निकल रहा है। टेक्नोलॉजी के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता का भी जिक्र जरूरी है। और ये शायद सबसे बड़ा फर्क है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 35% हिस्सा उसके पास है। 35%? जी, ये अगले 9 देशों को मिला दें उनसे भी ज्यादा है। अब सोचिए, युद्ध की स्थिति में इस विशाल औद्योगिक ताकत को पूरी तरह हथियार बनाने में लगाया जा सकता है। नौसेना के जहाज बनाने की क्षमता में भी बहुत अंतर बताया जाता है। हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी अमेरिका से 200 गुना से भी ज्यादा है। 200 गुना? हाँ, जहां अमेरिकी शिपयार्ड साल में गिने चुने 3-4 बड़े जहाज बना पाते हैं, चीन हर महीने 8-9 जहाज पानी में उतार सकता है। ये दिखाता है कि अगर लंबा टकराव हुआ तो उत्पादन क्षमता कितनी निर्णायक होगी। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें, वॉर गेम के नतीजे, टेक्नोलॉजी में बढ़त, औद्योगिक क्षमता, तो क्या अमेरिका की जो बड़ी रणनीति है उसमें कोई बदलाव दिख रहा है? कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिकी डिफेंस स्ट्रैटेजी अब चीन या रूस जैसे बड़े विरोधियों से सीधे टकराव की तैयारी से थोड़ा हट रही है। और किस तरफ जा रही है? फोकस अब शायद घरेलू और रीजनल मिशनों पर ज्यादा हो रहा है। ये ओबामा प्रशासन के समय जो पिवट टू एशिया यानी एशिया पर फोकस करने की नीति थी, उससे काफी अलग दिशा है। तो क्या ये एक तरह से इस हकीकत को मानना है कि अमेरिका शायद अब दुनिया के हर कोने में पहले जैसा दबदबा नहीं रख सकता? शायद ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब अपने प्रभाव क्षेत्र यानी पश्चिमी गोलार्ध पर, अपने आसपास के इलाके पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। संकेत तो यही मिलते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने मॉनरो डॉक्ट्रिन को दोबारा जिंदा करने की बात की थी। ये अमेरिका की सदियों पुरानी नीति है, जिसके तहत वो पूरे अमेरिकी महाद्वीप को अपना इलाका मानता है और बाहरी दखल का विरोध करता है। अच्छा। हाल के सालों में ग्रीनलैंड के संसाधनों पर नजर डालना, पनामा नहर पर कंट्रोल की बातें, मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ फौजी कार्रवाई के विचार, ये सब शायद इसी दिशा में इशारे हैं। और वेनेजुएला का मामला भी शायद इसी से जुड़ा है। वेनेजुएला पर अमेरिका का ध्यान काफी बढ़ा है। वहां खुले तौर पर सत्ता बदलने और उसके जो विशाल तेल भंडार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिशों की बातें भी सामने आई हैं। कैरिबियन सागर में भी गतिविधियां बढ़ी हैं। जी, कैरिबियन में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ी है, जंगी जहाज, सैनिक भेजे गए हैं। ये सब दिखाता है कि अमेरिका अब अपने पिछवाड़े को, अपने आसपास के इलाके को ज्यादा मजबूत करने और वहां के संसाधनों पर पकड़ बनाने पर शायद ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये तो जैसे 19वीं सदी वाली सोच की वापसी लग रही है। कुछ हद तक नियम आधारित व्यवस्था की बातें शायद पीछे छूट रही हैं। और इस बदलती हुई प्राथमिकता का असर क्या अमेरिका के अंदर भी दिख रहा है? एक चिंता की बात यह भी है कि हाल के सालों में अमेरिका के अपने शहरों में, जैसे वॉशिंगटन डीसी या लॉस एंजलिस में, अंदरूनी मामलों से निपटने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया। हाँ, ये खबरें आई थीं। कुछ जानकार इसे अमेरिकी मूल्यों और संविधान के खिलाफ मानते हैं और इसे भी दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने और अमेरिका की प्राथमिकताएं खिसकने का एक लक्षण मानते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो बीजिंग की वो परेड सिर्फ एक सालाना जलसा नहीं थी। ये शायद इस बात का ऐलान था कि दुनिया बदल रही है। चीन की तकनीकी और औद्योगिक ताकत ने उसे एक ऐसी निवारक शक्ति, एक डेटरेंट पावर बना दिया है जिसका सामना करना अब किसी भी देश के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी पहले से कई ज्यादा मुश्किल है। पारंपरिक युद्ध जो है वो तकनीक और उत्पादन क्षमता पर बहुत निर्भर करता है और इस परेड ने दिखाया कि इन दोनों ही मामलों में पल्ला शायद अब चीन की तरफ झुक रहा है। परमाणु युद्ध तो बिल्कुल अलग बात है, उसमें कोई नहीं जीतता, लेकिन पारंपरिक सैन्य संतुलन में एक बड़ा बदलाव आ चुका है और शायद वॉशिंगटन को अपनी ग्लोबल भूमिका पर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सिर्फ सतह पर देखना काफी नहीं है। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को इस मुश्किल विषय को समझने में कुछ मदद मिली होगी। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए जियो हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं या आपकी राय कुछ अलग है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।